तो महापंचायत हम कर रहे हैं और अब जब हम बात करते हैं वाराणसी मंडल की और चंदौली का जब जिक्र होता है तो इतिहास से लेकर वर्तमान चंदौली का देखें तो बड़ा भव्य रहा है। चाहे हम बात करें वैदिक काल की या फिर बात करें उस दौर की जब काशी नरेश के दायरे में पूरा क्षेत्र आता था, और अब सियासी और राजनीतिक तौर से भी बड़ा महत्व है। तो वहां के जनप्रतिनिधि हमारे साथ, उनके साथ बातचीत की शुरुआत करते हैं। और साधना सिंह जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं क्योंकि मुगल सराय बहुत चर्चा में रहा है कुछ दिन पहले कई वजहों से। लेकिन अगर हम बात करें वहां पर बदलाव की, तो लोग ये पूछते हैं कि नाम के साथ और क्या बदला वहां पर, क्योंकि नाम जब बदला गया रेलवे स्टेशन का तो बहुत ज्यादा चर्चा हुई उसकी। जी, आप सबको पहले मेरा नमस्कार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मेरे विधानसभा का नाम, लेकिन अभी विधानसभा का नाम चेंज नहीं हुआ है, मुगल सराय ही है। हमने माननीय सीएम साहब को, विधानसभा अध्यक्ष जी को, डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी को और दिया, लेकिन अभी चेंज नहीं हुआ विधानसभा का नाम, बाकी सब चेंज हो गया जी। बुनियादी सुविधाओं की अगर हम बात करें तो क्या बदला है, क्योंकि लोग शिक्षा को लेकर ये कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि कुछ बेहतर हो। जी, जब मैं विधायक बनी 2017 में तो कुछ किया ही लोगों ने नहीं था। लगभग देश को अब 75 वर्ष हुए, लेकिन जब मैं विधायक 4-4.5 साल पहले बनी तो लगा कि अभी भी मेरा क्षेत्र अति पिछड़ा है, कोई कार्य ही नहीं हुआ। गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढे है, ये समझ में नहीं आ रहा था। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी माननीय योगी जी के नेतृत्व में, केशव जी के नेतृत्व में, हम लोगों ने इतना कार्य किया है कि अब हमारे क्षेत्र में आप सर्वे आके कर ले, देख लें, कोई ऐसा क्षेत्र गांव नहीं जिसको हम लोगों ने लिंक रोड से न जोड़ दिया हो। 4 हमने पुल ला के दिया है, पुल बन भी रहा है, एक पुल बहुत जल्द लोकार्पण भी होगा। और इंटर कॉलेज चंदासी की सबसे बड़ी एशिया की कोल मंडी है हमारे यहाँ, और कोल मंडी हमने 6 करोड़ का काम किया, अभी भूमि पूजन किया है और 2-4 दिन के अंदर काम भी लगने जा रहा है। इस रोड को चौड़ीकरण में हम लोगों ने किया है कि जो ट्रकें रोड पे खड़ी हो रही हैं वो ट्रकें साइड में रोड बनेंगे, वहाँ खड़ी होंगी। बिल्कुल, कोल मंडी पर आना भी चाह रहे थे क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी कोल मंडी कही जाती है, सबसे बड़ा रेलवे यार्ड भी आपके यहाँ, उस पर आएंगे। लेकिन शारदा प्रसाद जी, अगर हम चकिया, साधना सिंह जी मेरा नाम है, शारदा जी के पास जी बगल में है। शारदा जी, अगर हम बात करें आपके विधानसभा क्षेत्र की, तो जो अंत्योदय की परिकल्पना है भाजपा की कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, वनांचल क्षेत्र भी आपके यहाँ आता है, तो उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए क्या कुछ हुआ आपके विधानसभा क्षेत्र में? आप इस बात को खुद का महसूस कर रहे हैं और आप जानते भी हैं कि चकिया विधानसभा बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, उसमें सबसे ज़्यादा वनांचल है, आदिवासी, वनवासी, दलित और पिछड़े लोग उधर ज़्यादा रहते हैं। तो जो आपने कहा कि निचले पावदान के जो व्यक्ति हैं, सबसे नीचे स्तर के जो लोग हैं, उनके यहाँ सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। तो आप इस बात को महसूस भी कर रहे होंगे कि देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, चाहे उनके राशन की बात हो, चाहे दवा की बात हो, चाहे उनके रोजगार की बात हो जी, हर चीज वहां पर उपलब्ध हो। बिल्कुल, उस पर बात करेंगे। और हमारे साथ चर्चा में सुशील सिंह जी भी जुड़ गए हैं। विधायक जी, आपका बहुत स्वागत है महापंचायत में। और आपसे भी सवाल ले लेते हैं कि अगर हम आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो वो भी बड़ा चर्चा में है, और खास वजह है ब्लैक राइस, जो काला चावल है। तो उसके अलावा और क्या चीजें हैं जिसको आप पॉइंट आउट करना चाहेंगे? और काला चावल पर तो बात करेंगे ही, क्या कुछ हुआ आपके विधानसभा क्षेत्र में? ब्लैक चावल तो वास्तव में चंदौली का एक नाम तो उससे बड़ा हुआ ही है, लेकिन चंदौली में हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खेती होती है धान की, और धान भी हमारे क्षेत्र को एक कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा, चंदौली जनपद को। वो हमारा ही ऐसा बेल्ट है विधानसभा जिसमें सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है। और यह लगता है धान, हमें लगता है कि अलग अलग टाइप के जो धान में भी वैरायटी होती है,
उसकी पैदावार हमारे क्षेत्र में होती है। और यह हमें लगता है कि बाहर भी ब्लैक राइस भी अभी बाहर जा रहा है, विदेशों में भी इसकी मांग बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि यह शुगर फ्री है, इसमें भी ब्लैक राइस में भी शुगर फ्री है, तो शुगर वाले पेशेंट भी इसको खा सकते हैं, इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और सरकार भी इसमें सहयोग दे रही है, योगी जी की सरकार इसमें ब्लैक राइस के लिए काफ़ी इसको बढ़ावा के लिए उसका मेला भी लगा था, कार्यक्रम जनपद में हुआ भी था, प्रदेश स्तर पे भी इसकी चर्चा आगे शासन ऊपर भेज रहा है ताकि देश में भी इसकी चर्चा हो। बिल्कुल। साधना जी, जब आप बात करती हैं मुगल सराय विधानसभा की, तो आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं, लेकिन जब वहाँ के लोगों से बातचीत की जाती है तो एक छात्रों का दर्द आता है कि हम बीए तो कर सकते हैं, लेकिन अगर बीएससी करना है तो वाराणसी आना पड़ता है। तो क्या इस बारे में कुछ विचार कर रहे हैं? उच्च शिक्षा के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय डिप्टी सीएम साहब दिनेश जी से भी बात किया है, मिला भी है, और उसका प्रयास है। लेकिन कोविड में जो 2 साल आ गया, इससे 2 साल थोड़ा सा हुआ है, लेकिन बहुत जल्द बेटियों को और बेटों को दोनों को उच्च शिक्षा और बीएससी जनपद में ही करना है। और अभी तो डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी ने करा भी दिया है सकलडीहा में जी। और ये नहीं है कि बनारस से ही सारे बच्चे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज से और तुलना होती है कि चाहे वाराणसी की बात कर लें या मुगल सराय की बात कर लें, पार्किंग की दिक्कत बहुत ज्यादा, इस वजह से जाम की समस्या हो जाती है। तो क्या उस पर भी फोकस है? देखिए, हमारा विधानसभा का सबसे बड़ा जिले का कहिए बाजार है दीनदयाल नगर, और रेल भी है, यार्ड भी है, और बहुत कुछ है हमारे विधानसभा में। तो जाम तो स्वाभाविक है, और वो पार्किंग की व्यवस्था हम और चेयरमैन साहब और डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी हम लोगों ने बैठक करके और उसकी व्यवस्था हो गई है। बहुत जल्द पार्किंग दे दिया जाएगा। बिल्कुल। शारदा प्रसाद जी, अगर हम अब चूंकि चुनावी मोड में सब कुछ आ चुका है, चुनाव के लिहाज से भी चीजें हो रही हैं, संगठन की अगर हम बात करें भाजपा की, तो वनवासियों पर एक बड़ा फोकस है और पूरी टीम काम करेगी, क्योंकि जो संघ के लोग हैं वो भी वनवासियों के बीच काम करते रहे हैं, भाजपा संगठन भी काम करता है। कौन कौन सी योजनाएं आप उनके बीच लेकर जाएंगे, क्योंकि आपका विधानसभा उससे जुड़ा है? और वनवासियों के हित की बात करें तो क्या है उनको समझाने के लिए कि एक बेहतर काम भी आप बता सकते हैं और उनको साथ भी सकते हैं? क्या किया गया उनके लिए? देखिए, जो हमारा वनांचल है उसमें वनवासियों का जो है संख्या ज़्यादा है, और उसमें जो वनवासियों के बीच में काम हो रहे हैं और जो हुआ है उसमें उनके आवास की सुविधा पहले उपलब्ध करा दी गई है। अभी जो बच्चे खोचे हैं वो भी पूरा हो रहा है। दूसरा, उनके बच्चों को शिक्षा, उसकी व्यवस्थाएं जो है सुनिश्चित करा दी गई हैं कि शिक्षा में उनके जो भी बच्चे हैं वो स्कूल तक जाएं और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लें। स्वास्थ्य की जो बात हो रही है, क्योंकि नौगढ़ ब्लॉक जो हमारा है वो ब्लॉक ही पूरा एक पहाड़ी इलाकों और क्षेत्र में बसा हुआ है, तो वहाँ पर अभी हम लोग जो कोरोना काल चल रहा था, इसमें ऑक्सीजन प्लांट जो है हम लोगों ने देने का काम किया और लगवाने का काम किया, क्योंकि वहाँ से वाराणसी की दूरी और चंदौली की दूरी काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इसलिए वहाँ के जो भी इस तरह की कोई समस्याएं आती हैं तो उनको समय से ऑक्सीजन वहाँ उपलब्ध करा दिया जाए। तो मतलब अगर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर मुद्दे पर काम हो रहा है उनके हाँ, बीच। जी जी। सुशील सिंह जी, अगर हम बात करें ब्लैक राइस की, आपने बात कही कि किसानों को सुविधाएं भी दी जाएंगी, उसको विदेशों तक प्रचारित भी किया जाएगा, भेजा जाएगा, लेकिन खेती का रकबा बढ़े, क्या इसके लिए भी काम हो रहा है? क्योंकि किसानों को आधुनिक तकनीक मिलेगी तो शायद बेहतर चीजें होंगी और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर पाएगी। देखिए, आपका कहना ये काफ़ी हद तक सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले हमारे क्षेत्र में, बहुत पहले की बात बता रहे हैं, कि वहाँ पे खेती अच्छी नहीं होती थी। जब वहाँ पानी की सुविधा बढ़ी, सरकार अन्य सुविधाएं बढ़ाना शुरू की, तो वहाँ लोगों ने खेती पैदा करना शुरू कर दिया, धान पैदा करना शुरू कर दिया, गेहूँ पैदा करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पानी की व्यवस्था हो गई। अब क्या है कि हमारी मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने किसानों के प्रति जितनी गंभीरता दिखाई है और हर तरह की सुविधा सरकार ने उपलब्ध कराई है, चाहे उनकी पैदावार के विषय में हो, चाहे उनके खरीद के विषय में हो, चाहे उनके जो भी खेती, जैसे और भी किसान भी हैं जो सब्जी पैदा करते हैं, उनके लिए भी उनको मार्केट में लाना, उनको प्रसारित करना, उसको ज़िले के अलावा प्रदेश स्तर तक उसको आगे बढ़ाना।
हमारे क्षेत्र के बहुत ऐसे छोटे छोटे किसान हैं जो इसमें सब्जी भी पैदा करते हैं, धान भी पैदा करते हैं। तो पहले की अपेक्षा बहुत लोगों की पैदावार बढ़ी है, तो लोगों को सुविधा मिल रही है, तभी ऐसा हो रहा है। पहले जनपद में गेहूं की खरीद होती थी 7,000 मीट्रिक टन, अब 70,000 मीट्रिक टन होता है। धान की खरीद पहले 10,000 मीट्रिक टन होती थी, अब 1-1 लाख 2-2 लाख मीट्रिक टन खरीद हो रही है। तो पैदावार हो रही है तभी तो लोगों को सुविधाएं मिल रही है। जिस तरह से लोगों को उम्मीद थी वो हमारी मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने काम किया है, तभी हमारे जनपद चंदौली में जो खरीद है, चाहे गेहूं की खरीद हो चाहे धान की खरीद लेकिन हो। विधायक जी, विपक्ष आरोप लगाता है कि खरीद तो बढ़ रही है, लेकिन किसानों की बजाय जो दूसरे लोग हैं वो उनके नाम पर बेच देते हैं और किसान ठगा जाते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा बना था, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए क्या है, पहले इसका मतलब खरीद किसी की भी नहीं होती थी। जब पैदावार होगी तभी खरीद होगी, पैदावार नहीं होगी तो खरीद नहीं होगी। इसका मतलब है कि पहले 8,000 10,000 मीट्रिक टन पैदा होता था तो वो लोग खरीदते थे, लेकिन आज 80,000 टन 2 लाख टन अगर मीट्रिक टन अगर खरीद हो रहा है तो वास्तव में पैदा होता होगा तभी खरीद होता होगा। अब विषय है कि जो विपक्षी हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि बिचौलिए के थ्रू। देखिए थोड़े बहुत बिचौलिए को मान सकता हूं, लेकिन हम लोगों के पास एक एक किसानों की सूची है और हमारे जो सहयोगी हैं वो वार्ता करते रहते हैं उनसे कि कहीं भी कोई शिकायत आए तो हम लोग उस पर कार्रवाई कराने का भी काम करते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से बिचौलिए हमारी सरकार में पूरी तरह से खत्म हो गए, और जो भी ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई भी कर रही है कि हमारे किसानों का धान और गेहूं खरीदा जाए, उनको उचित मूल्य मिले। पहले की सरकार 2017 से पहले 1,400 रुपये गेहूं का देती थी, धान का देती थी, अब 1,800-1,900 रुपये मिल रहा है, तो 500 रुपये का अंतर है। पैदावार भी हो रही है और उनके रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। बहुत अंतर है पहले की सरकारों में और मोदी जी और योगी जी की सरकारों में। जी, बदलाव की बयार बह रही है। तो सादा सिंह जी, इसमें सवाल है कि आपने जिक्र भी किया था कि एशिया की जो सबसे बड़ी कोल मंडी है उसमें आपने कहा कि तमाम चीज़ें हो रही हैं और बेहतरी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप ये है कि उसका जो गौरव था वो खत्म हो गया, वो बदहाल हो गई है, और जो चंदौली के नाम एक उपलब्धि हुआ करती थी वो खत्म हो गई इस सरकार में। हाँ भाई साहब, क्या बताएं, विपक्ष हमारे यहाँ रह ही नहीं गया है और विपक्ष क्या बताएगा। जिस विपक्ष जो बात कह रहा है उस एशिया कोल मंडी को लेके मैंने 23 दिन तक आंदोलन किया, 14 दिन मैं चौका घाट जेल में बंद रही, पीएसी और पुलिस की मैंने लाठियां खाई, और वो विपक्ष आज कह रहा है कि ये नहीं वो हो गया। मैं तो 6 करोड़ का काम भी कराने जा रही हूँ, कोल मंडी कोई सुंदर बना रही हूँ, और उन लोगों ने क्या, उन लोगों ने सिर्फ धन वसूली का काम किया। और मेरे सरकार में योगी जी के नेतृत्व में ये कुछ हो ही नहीं रहा है, और वो लोग परेशान हैं। उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं, कोई विषय नहीं। किस विषय पे वो चुनाव 2022 में मुझसे लड़ने आएंगे, उनके पास कोई विषय नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई तर्क नहीं है को कैसे चुनाव लड़ें। कोई हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है क्षेत्र में, जिस क्षेत्र को लेके आए और कहे मैं आऊंगा तो ये करूंगा। वो लोग तो प्रचंड बहुमत में बसपा भी रही और सपा भी रही, लेकिन कुछ नहीं किया जब मौका आया तो। अब जब मौका हाथ से निकल गया, मेरा मौका आया तो मैंने तो बहुत कुछ कर दिया। अब कुछ बचा ही नहीं है क्षेत्र में जिसको उन लोग को लेके आने के लिए। अब वो लोग परेशान हैं कि क्या ऐसी कमजोरी साधना सिंह जी की खोजी जाए जिस कमजोरी को लेके हम मुद्दा क्षेत्र में चले। कोई क्षेत्र में आने लायक वो है ही नहीं, कोई मुद्दा नहीं। मेरे यहाँ तो विपक्ष ही नहीं है, समाप्त हो गया है विपक्ष, कोई विषय ही नहीं है विपक्ष का। और वो लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि विपक्ष समाप्त है इसलिए कानून व्यवस्था भी गड़बड़ हो रही है। नहीं, कोई सवाल ही नहीं। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश का आपको दिखाई दे रहा। हमारे यहाँ जो तांडव था समाजवादी पार्टी का, मेरे विधानसभा में व्यापारियों से कपड़ा लेना, व्यापारियों से सामान लेना, पैसा नहीं देना, और जिस दिन योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी उसी दिन वो गुंडा राज खत्म हो गया। मेरे विधानसभा का तांडव समाप्त हो गया। अब ये सब वो कर नहीं पा रहे हैं। जो लोग गौकशी कराते थे, जो लोग ट्रक ओवरलोड चलवाते थे, वो सब हमने बंद करा दिया अपने विधानसभा में। जी बिल्कुल। और सियासत की जब बात करते हैं तो सवाल ये उठता है कि अब गणित शुरू हो गया है कि पिछड़ों को साथ लिया जाए, अल्पसंख्यकों को साथ लिया जाए, ब्राह्मणों को साथ लिया जाए। ओवैसी जी पूरी ताकत लगा रहे हैं, भागीदारी मोर्चा बनना है। तो आपको लगता है कि इन चीजों का ये फैक्टर्स काम करेंगे इस बार चुनाव में? जो आपने अभी भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का मेन मुद्दा, मेन नारा कि सबका साथ सबका विकास। तो वहाँ कोई जाति, कोई धर्म की बात नहीं हो रही है।
जब हम सबका काम कर रहे हैं तो सबका साथ मिल रहा है, वहाँ ना अगड़ा की बात हो रही है ना पछड़े की बात हो रही है। जी, ठीक है। सुशील सिंह जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है इस रणनीति को लेकर। चाहे हम ओपी राजभर की बात करें, चाहे हम निषाद पार्टी की बात करें, वीआईपी पार्टी की बात करें, इस बार पिछड़ों को साधने में भी जोर है और यह भी कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जातिगत जनगणना की बात कही जा रही। तो आपको लगता है कि ये फैक्टर्स कुछ रंग दिखा सकते हैं राजनीति में? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा वोट बैंक वही है और उससे खेल बिगड़ जाएगा या बन जाएगा। देखिए, आपको पता है कि 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार तभी आई जब पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, सभी वर्ग का जब समर्थन मिला, तभी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और हमें लगता है कि बहुत अंतराल के बाद ऐसा आया है रिजल्ट। और उसमें पिछड़े या फिर अल्पसंख्यक, तो जो ये छोटी छोटी पार्टियां हैं वो इस तरह का मुद्दा उठा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पिछड़े, सवर्ण या फिर इस तरह का मुद्दा कहीं नहीं उठाया। हम तो सिर्फ वही जो हमारे समर्थन में पहले भी थे, हमारे साथ पार्टी के साथ, वो आज भी हमारे साथ है। हम इक्का दुक्का की बातें नहीं करते हैं, वो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए लोग बातें करते होंगे, लेकिन योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने हमेशा सबका साथ सबका विकास पे काम किया है। वो रिजल्ट सबके सामने है। 2019 के चुनाव में आपने देखा होगा, अभी पंचायत के चुनाव में आपने देखा होगा किस तरह का रिजल्ट आया। लेकिन बसपा तो कह रही है कि ब्राह्मणों का दमन हुआ है और वो जो प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं उससे नींद उड़ गई है सबकी। देखिए, बसपा के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। पिछले 2017 में उनकी कितनी सीटें आई आपको पता है, 2019 में उनकी कितनी सीटें आई वो आपको पता है। तो बसपा के बारे में वो तो पैसे पे उसका टिकट मिलता है, ये भी आप जानते हैं। ये एक जग जाहिर है, कोई अगर ब्राह्मण को बहन जी बिना पैसे के टिकट दे दे तो सुशील सिंह राजनीति छोड़ देंगे। मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, हम उस पार्टी में रह चुके हैं, उस पूरी पार्टी की स्थिति को जानते हैं। तो वहां कोई मतलब नहीं है। आज जो बातें हो रही हैं सिर्फ इसलिए बातें हो रही हैं कि ब्राह्मण समाज, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो विरोधी नारे लगा रहे हैं, उनको कैसे वो अपनी पार्टी से जोड़ पाए। अभी चुनाव तक तो कहीं ब्राह्मण अभिमन्यु मोनोजिंक का प्रयोग जो होगा, फसलों में कोई रोग न होगा। नए